हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RSK स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं जीव प्रक्रम का एक नया टॉपिक, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बहुत सारे टॉपिक पिछली वीडियो में बता दिए हैं। आशा करते हैं वो सभी टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं हम आप लोगों को जो टॉपिक आज बताएंगे वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक क्या है? पौधों में परिवहन। अब हम जानेंगे आप लोगों को जो पौधों में परिवहन है वो किस प्रकार होता है, वह पौधों में परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। पौधों में परिवहन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? जो पौधों में परिवहन है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल, खनिज और भोजन का संचालन विशेष संवहनी ऊतकों के माध्यम से होता है। क्या होता है? जो पौधों में परिवहन है एक विशेष महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जल क्या होते हैं? जिसमें जल, खनिज और भोजन का संचालन विशेष संवहनी ऊतकों के माध्यम से होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं? जाइलम। जो जाइलम होते हैं वो मुख्य रूप से जड़ों से पानी और खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। जो जाइलम होता है वो क्या करता है? मुख्य रूप से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन जिसे सुक्रोज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या लिखा है? जो जाइलम होता है वह जड़ों से पानी और खनिज लवणों को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है, और जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। आगे क्या लिखा है? यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब के कारण संभव होती है। क्या होती है? जो यह प्रक्रिया है पौधों में परिवहन की, यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब के कारण ही संभव होती है। फिर प्यारे बच्चों, अब जो इसमें ये कौन सा वर्ड आया है? वाष्पोत्सर्जन। अब हम आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताएंगे। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो आइए जानते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है? वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों, प्रमुखतः पत्तियों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या है? जो पौधों के वायवीय भाग हैं उनसे प्रमुखतः जो पौधे के वायवीय भाग क्या है? पत्तियां। ये पौधों के क्या है? पौधों के वायवीय भाग है। पौधों के वायवीय भाग प्रमुखतः पत्तियों का जल के वाष्प के रूप में होने वाली, जो जल है उसकी वाष्प के रूप में होने वाली हानि को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले चार मुख्य बाह्य कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले चार प्रमुख बाह्य कारक क्या हैं? वो निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं उन चारों कारकों के बारे में। पहला क्या है? प्रकाश की तीव्रता है, दूसरा तापमान है, तीसरा वायु गति है और चौथा वायुमंडलीय आर्द्रता है। जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? चार हैं। अब अगर आप लोगों से MCQ में पूछ लिया जाए वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? चार हैं, 6 हैं, 3 हैं, 2 हैं। ऑप्शन में दिया, अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 4 कारक हैं। आइए हम उन 4 कारकों के बारे में बारी बारी से व विस्तार से जानेंगे। क्या लिखा है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता में क्या लिखा है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ
तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। क्या लिखा है, जो प्रकाश की तीव्रता है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वह तापमान में वृद्धि, जब तापमान बढ़ता है वह उसमें वृद्धि होती है, तो वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। अगर सूर्य की किरणें तेज होंगी और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाएगी, इससे जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसमें प्रभावित करने वाले कारक यानी उसको हानि करने वाले कारक, इसके कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी और ये प्रकाश की तीव्रता वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने का एक कारक माना गया है। अगला क्या है, तापमान। अब हम आप लोगों को तापमान के बारे में बताएंगे। क्या लिखा है, वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण वायु की आर्द्रता कम हो जाती है। जो वायुमंडलीय ताप है वो जब बढ़ता है, जिससे क्या हो जाता है, वायु की आर्द्रता कम हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जब वायुमंडलीय ताप, जो तापमान होता है उसके तापमान में वृद्धि होती है और जो वायु की आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वह तापमान के कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जो तापमान की वृद्धि होती है, तापमान जब कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों बहनों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या लिखा है, वायु गति। अब हम आप लोगों को वायु गति के बारे में बताएंगे। वायु गति क्या है, स्थिर वायु में पौधे के समीपवर्ती क्षेत्र में आर्द्रता बढ़ जाती। जब वायु स्थिर होती है तो जो पौधे का समीपवर्ती क्षेत्र होता है उसमें क्या होती है, आर्द्रता यानी नमी बढ़ जाती है। वह तथा वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जो वाष्पोत्सर्जन है, जो जल का वाष्प के रूप में बनने की प्रक्रिया है, वो कम हो जाती है। वायु की गति बढ़ जाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जब वायु की गति क्या होती है, वायु की गति जब बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। अगला क्या है, हमारा चौथा कारक क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता। जो वायुमंडलीय आर्द्रता है, अब हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में क्या लिखा है, वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, इसके कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है और अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, वह अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है, दर बढ़ नहीं जाती, दर कम हो जाती है। एक बार फिर से बता दें, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता में क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने पर जो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है और वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ये रहा हमारा, ये जो इतने टॉपिक हमने बताए हैं आप लोगों को, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा जो 5 नंबर का आता है उसमें पूछा जाने वाला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है, उत्सर्जन। अब हम आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताएंगे। उत्सर्जन किस प्रकार होता है, वह उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। तो क्या लिखा है, उत्सर्जन। आइए हम आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बताते हैं। उत्सर्जन शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि उत्सर्जन का मतलब ही है हमारे शरीर से नाइट्रोजनी वर्ज्य उपापचय पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट
कर सकते हैं, हम आप लोगों को बारीकता से बता देंगे। हम बताने जा रहे हैं परिभाषा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अभी हम इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे। इतने टॉपिक बता दें, उसके बाद आगे क्या लिखा है। मानव का उत्सर्जी तंत्र, जो मानव का उत्सर्जी तंत्र है उसमें कौन कौन से सहायक अंग हैं उनके बारे में भी बारी बारी से जानेंगे। क्या लिखा है? मानव का उत्सर्जी तंत्र। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। जो मनुष्य है इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? वृक्क होते हैं। वृक्क मानव के मुख्य उत्सर्जी व नाइट्रोजनी वर्ज्य उपापचय पदार्थों का निष्कासन क्या करते हैं? वृक्क करते हैं। और उत्सर्जी तंत्र के निम्न प्रमुख भाग हैं। जो उत्सर्जी तंत्र है उसके निम्न प्रमुख भाग हैं। हम उन भागों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से भाग हैं? क्या है? एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे, जो कि मानव के उत्सर्जी अंग में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में जो उत्सर्जी तंत्र है उसके भाग में ये जो 4 टॉपिक दिए हैं, 4 प्रकार दिए हैं, ये उत्सर्जन करने में बहुत ही सहायता करते हैं मेरे भाइयों बहनों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब हम आप लोगों को अगले टॉपिक बताएंगे इन सभी के बारे में, मानव के उत्सर्जी तंत्र के बारे में वह डायग्राम बना के बताएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम रफ करने जा रहे हैं अगले टॉपिक बताने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? हम आप लोगों को उत्सर्जन के बारे में बता रहे थे। अब हम आप लोगों को उत्सर्जन का थोड़ा सा टॉपिक हमने बताया था आप लोगों को, अब हम बताएंगे और भी टॉपिक। तो क्या लिखा है उत्सर्जन के बारे में, आइए जानते हैं। तो क्या लिखा है उत्सर्जन में? हमने आपको बता दिया था उत्सर्जन क्या होता है, और उत्सर्जन के उत्सर्जी अंगों के बारे में बताया था। उन उत्सर्जी अंगों के बारे में विस्तार से हम आप लोगों को बताने वाले थे। तो हमने इतने सारे टॉपिक लिखे हैं आप लोगों को बताने के लिए। हमने क्या क्या बताया था? उत्सर्जी अंग, एक जोड़ा वृक्क यानी कि गुर्दे, और 2 मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक क्या? मूत्र मार्ग और 2 मूत्रवाहिनी। तो आइए हम जानते हैं उन चारों के बारे में। ये रहा हमारा डायग्राम। ये हमारा क्या है? ये हमारा मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है जिससे हम आप लोग मूत्र को बाहर निष्कासित करते हैं, या फिर हम बताएंगे आप लोगों को। ये है महाशिरा और ये है बाई मूत्रवाहिनी, ये है महाधमनी, ये है बायां वृक्क और ये है दायां वृक्क। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? ये रहा हमारा दायां वृक्क और ये बाई वृक्क शिरा है, ये बाई वृक्क धमनी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लिखा है? यकृत। पहले तो हम लोग यकृत के बारे में जानेंगे। क्या लिखा है? यकृत उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो यकृत है हमारा, यह उत्सर्जन क्रिया में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत जो है हमारा, यह जो अमोनिया होती है, अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आगे क्या लिखा है? मनुष्य के वृक्क। अब हम मनुष्य के वृक्क यानी गुर्दों के बारे में जानेंगे। ये जो मनुष्य के वृक्क हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों व भाइयों बहनों। क्या लिखा है? उदर गुहा में कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीज के आकार की संरचना है। जो वृक्क है आप लोग देख रहे होंगे, सेम के बीज की आकार की संरचना किस प्रकार होती है?
इस प्रकार सेम के बीज की आकार की संरचना होती है, वही लिखा है। उधर गुहा के कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित सेम के बीज के आकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक वृक्क में एक महाधमनी प्रवेश करती है। क्या करती है? जो ये हमारा वृक्क है, इसमें ये जो ये हमारी महाधमनी है, ये वाली जो ये हमारी महाधमनी है, ये क्या करती है? प्रवेश करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान से समझना। ये हमारी एक प्रत्येक वृक्क में एक क्या करते हैं? महाधमनी प्रवेश करती है, वृक्क शिरा छोड़ती है। जो वृक्क है, जो हमारा वृक्क है, यह क्या करता है? शिरा छोड़ता है। आगे क्या लिखा है? दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है। जो ये हमारा दायां वृक्क है, ये बाएं की अपेक्षा आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ नीचे स्थित है। दायां वृक्क हमारा ये रहा और बायां वृक्क हमारा ये रहा, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। जो दायां वृक्क है वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित है और बायां वाला वृक्क दाएं की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित है। आगे क्या लिखा? वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है। जो वृक्क है हमारा, वृक्क की संरचना किस प्रकार है? इस प्रकार है। वृक्क की संरचना इस प्रकार है, इसीलिए बताया गया है वृक्क का बाहरी किनारा क्या होता है? उभरा हुआ होता है, किंतु भीतरी किनारा धसा हुआ होता है। आप लोग देख लीजिए, ये जो भीतरी किनारा है ये कैसा है? धसा हुआ है। इनमें से मूत्र नलिका निकलती है। जो वृक्क है, इनसे क्या होती है? मूत्र नलिका निकलती है। ये रही हमारी मूत्र नलिका, जो कि वृक्क से निकलती है। बहुत सा गोच पीछ हो गया है, आप लोग ध्यान से समझते रहिए। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे भाइयों बहनों। वो कहते हैं ना कि जो डेली पढ़ रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, डेली वो एक टॉपिक याद कर रहा है, उसे हराने वाला कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मेरे भाइयों बहनों, आइए अपने टॉपिक पे क्या लिखा था। भीतरी किनारा क्या हुआ होता है? धसा हुआ होता है। इनमें से मूत्र नलिका निकलती है। जो वृक्क है, इनमें से क्या होते हैं? मूत्र नलिका निकलती है। आगे क्या लिखा है? इस धसे हुए स्थान को हाइलम कहते हैं। जो वृक्क का धसा हुआ स्थान है उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती है। जो यह वाली मूत्र नलिका है, एक कैसी पेशीय थैलीनुमा संरचना जो होती है मूत्राशय, ये रहा मूत्राशय, जिसमें क्या होती है? खुलती है। मूत्राशय में संचित मूत्र समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से निष्कासित होता रहता है। जो ये मूत्राशय है, इसमें संचित मूत्र समय समय पर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित होता रहता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। जो मूत्राशय है वह मूत्र मार्ग द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर खुलता है। ये रहा मेरे प्यारे भाइयों बहनों मनुष्य के वृक्क, जो कि मनुष्य के वृक्क में हमने आप लोगों को इन सभी पार्ट के बारे में बता दिया। जो ये पार्ट दिए हैं वृक्क के, उनके सारे जो पार्ट है, उनके सभी पार्टों को हमने विस्तार से आप लोगों को बता दिया है। अब क्या है? मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। जो मूत्र निर्माण होता है उसकी क्रिया विधि क्या है, आइए जानते हैं हम लोग। क्या लिखा है? मूत्र निर्माण मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। जो मूत्र निर्माण है वो मुख्य रूप से कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। क्या लिखा है? पहला ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन, यानी कि अति निस्यंदन। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन का मतलब है अति निस्यंदन, रक्त का छनना। जो रक्त का छनना होता है, और जहाँ पानी, ग्लूकोज, लवण, यूरिया आदि में फिल्टर होता है। क्या होता है? जहाँ पानी जो है ग्लूकोज, लवण, यूरिया आदि में फिल्टर होता है। ये था हमारा मूत्र निर्माण की पहली विधि। दूसरी विधि क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि चयनात्मक पुनरावशोषण। क्या? चयनात्मक पुनरावशोषण
उपयोगी पदार्थों, यानी कि उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं? उपयोगी पदार्थों ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अधिकांश जल। जो क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अधिकांश जल का वापस रक्त में लौटना। किसमें होता? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में होता है। अधिकांश जल व रक्त का वापस लौटना। ये थी हमारी मूत्र निर्माण की दूसरी क्रियाविधि। तीसरी क्रियाविधि क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी नलिका स्राव। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है, यानी कि नलिका स्राव, रक्त के कुछ अपशिष्ट, जो रक्त में कुछ अपशिष्ट होते हैं, कौन कौन से? जैसे क्रिएटिनिन, अतिरिक्त आयन का नलिकाओं में छोड़ना। क्या होता है? क्रिएटिनिन व अतिरिक्त आयन का नलिकाओं में छोड़ना, जिससे मूत्र बनता है और फिर संग्रह नलिकाओं में क्या होता है? मूत्राशय तक पहुंचता है। जो मूत्राशय होता है वो मूत्र मार्ग में खुलता है, जिससे मनुष्य का मूत्र समय समय पर बाहर निकलता रहता है। आगे क्या लिखा है हमारा? वेरी मोस्ट टॉपिक है वृक्क के कार्य। जो वृक्क है इसके क्या कार्य हैं? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं। क्या वृक्क के कार्य? क्या लिखा है? वृक्क के कार्य निम्नलिखित हैं, यानी कि जो हमारा वृक्क है उसके कार्य बहुत से हैं, जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। वृक्क के कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला तो है हमारा, ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। जो वृक्क हैं ये हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ये रहा हमारा वृक्क का पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है? वृक्क का दूसरा कार्य क्या है? ये हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से पृथक, यानी रक्त से अलग करके उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं। ये उत्सर्जन अंग क्या है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में वृक्क के कार्य बहुत बार पूछे गए हैं। हो सकता है अब की बार भी पूछे जाएं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए। क्या लिखा है? ये हानिकारक, जो वृक्क होते हैं वो हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से क्या करते हैं? अलग करके, यानी उत्सर्जित, यानी बाहर निकालने में जो उत्सर्जित, जो अपशिष्ट उपाच्य पदार्थ होते हैं रक्त से अलग करके उत्सर्जित करने में सहायक होते हैं, और ये उत्सर्जन अंग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो थैंक यू। मेरे चैनल द आरएसके स्टडी पॉइंट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए स्टडी। तो जो हमारा जीव प्रक्रम लेसन था वो आज इंड होता है। यहीं पे हमने इतने सारे टॉपिक बता दिए थे। आज हमारा जीव प्रक्रम द इंड हुआ है। अब हम आप लोगों को अगला लेसन कौन सा है? अगला लेसन है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम सभी लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले लेसन के टॉपिक के साथ।